ये कल हमने अभाज्य संख्या के बारे में लिखवाया था। अभाज्य की संख्या, रूट संख्या। ब्रैकेट में लिखिएगा प्राइम नंबर। इसके बारे में हमने लिखवाया था, नोट करके लिखवाना था ना। लास्ट क्या लिखे थे? लास्ट में परिभाषा लिखवाए थे ना, दो। एक या करके लिखवाया था और एक ऊपर भी लिखवाया था, पैराग्राफ चेंज करके। उसी में लिखिएगा और नोट करके लिखिए 1 से 50 के बीच। नोट नंबर 1 में लिखिएगा, नोट नंबर 1 में 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नोट नंबर 2 में लिखिएगा 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा नंबर लिखिएगा नोट में 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच में कौन हो जाएगा? 15 को। 1 से 50 के बीच में 15 को, और 50 से 100 के बीच में 10 को। 1 से 100 के बीच में 15 और 10 25। वही लिखिए 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नोट नंबर 4 में लिखिएगा नोट नंबर 4 में लिखिएगा दो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, दो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। नीचे में लिखिएगा जैसे में, ये सब अभी समझाऊंगा थोड़ा देर में। जैसे में लिखिएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 42 47 53 59 61 67 71 डॉट डॉट डॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 1 से 50 के बीच में 15 है ना, यहाँ तक 70 तक याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको क्या दे देगा कि 70 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्राकृत संख्या का नियम होता है, प्रथम इन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला
कितने लोग की याद, हाथ उठाइए। छठवां क्लास में पढ़ना है। प्रथम इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बटा में 2, उसका फॉर्मूला है। सम संख्या का है, विषम संख्या का है, वर्गों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का है, घनों का योग का है, लेकिन अभाज्य संख्या का नहीं। बस इसका एक ही तरीका है कि आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा। जैसे में 71 तक लिख लीजिएगा, जैसे में नीचे में लिखे, लिख लीजिए सभी। अगला हेडिंग दीजिएगा, लिखने के बाद जैसे में भाज्य यौगिक संयुक्त संख्या, ब्रैकेट में लिखिएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अगला हेडिंग दीजिएगा भाज्य यौगिक संयुक्त, और इंग्लिश में लिखिएगा कंपोजिट नंबर, और इंग्लिश में लिखेंगे कंपोजिट नंबर। ये अभी थोड़ा देर के बाद अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, अभी केवल लिखवा रहा हूं। तो क्या हेडिंग दिया आपने, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, और ब्रैकेट में लिखिएगा कंपोजिट नंबर। जैसे लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या या संख्याओं से, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या या संख्याओं से, किसी अन्य संख्या या संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो, पूर्णतया विभाज्य हो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या या संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो, वे भाज्य संख्या कहलाते हैं, वे भाज्य संख्या कहलाते हैं, वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। आप लोग अगल बगल में मत देखिए, ये आईएससी 9 कोचिंग नहीं कि अगल बगल देख के आप लिख लेंगे काम चल जाएगा, नहीं। अगल बगल देखने का मतलब सोचिए कितना भी धीरे बोल रहे, इससे अभी आप नए हैं तब इतना धीरे बोल रहे, जब पुराने हो जाएंगे इससे हम फास्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ फास्ट की जरूरत है। ये नहीं कि है ना आप लिख लिए, उससे नहीं मतलब है। आप कितना फास्ट लिख रहे हैं कंपटीशन में, उससे मतलब होता है। कल मैंने बताया था ना कि आपको एक क्वेश्चन पर कितना समय मिलता है, और इतना आप है ना धीरे धीरे लिखिएगा, कैसे काम चलेगा। तो आप फास्ट कैसे लिख पाएंगे, इसका क्या तरीका है, तो घर पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति घर पे नहीं पढ़ता है उसका स्पीड स्लो रहेगा, याद रखिए। जो घर पे पढ़ता है, मैथ बनाता है, याद करता है, उसका हाथ एकदम अपने आप खुल जाए, स्पीड हो जाए। जैसे अगर आप स्लो लिख रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप घर पे नहीं पढ़ते, इसलिए घर पर पढ़ना शुरू करिए। अभी आप नए हैं तब मैं धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ, जब आप पुराने हो जाएंगे तो और मैं फास्ट लिखवाऊंगा, क्योंकि यहाँ फास्ट की जरूरत है, स्लो की जरूरत नहीं। आगे तो लिख लिया सभी लोग, छूटा नहीं है। अभी नया है तो मैं पूछ भी ले रहा हूँ कि छूटा है कि नहीं छूटा। हाँ, एक बार फिर से मिला लीजिए। वैसी संख्या, लिखिएगा वैसी संख्या, गंदा है, गंदा है, एक तो ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, साफ कर। तो देखिए, तो क्या लिख मिला लीजिएगा, एक बार फिर से लिख लीजिए। वैसी संख्या, क्या लिखा है, हाँ, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या या संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य न हो, वे भाज्य संख्या पूर्णतया विभाज्य हो, पूर्णतया विभाज्य हो ना। फिर से एक बार मिला लीजिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या या संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो, न हो नहीं लिखना है, पूर्णतया विभाज्य हो, वे भाज्य संख्या कहलाते हैं, वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब समझते हैं,
हाँ, नीचे से वहां से लिखना है, जहां से खत्म हुआ है वही से नीचे से लिखा जाता है। या फिर वैसी संख्या या फिर वैसी संख्या जिनके गुणनखंड या फिर वैसी संख्या जिनके गुणनखंड, ब्रैकेट में लिखिएगा फैक्टर्स, ब्रैकेट में लिखिएगा फैक्टर, या फिर वैसी संख्या जिनके गुणनखंड दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, या फिर वैसी संख्या जिनके गुणनखंड दो से अधिक हो, वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। या फिर वैसी संख्या जिनके गुणनखंड, ब्रैकेट में लिखिएगा फैक्टर, दो से अधिक हो, वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। नीचे में नोट करके लिखिएगा, नीचे में नोट करके लिखिएगा, नोट नंबर 1, भाज्य संख्या सम या विषम हो सकती है। 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 इसमें जैसे में लिखिएगा 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, डॉट 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 इत्यादि। जैसे में लिख लीजिए नीचे में 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 21, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको जैसे में लिख लीजिए। चलिए नोट कर लिए। ये अभाज्य संख्या में जैसे लिख लीजिएगा, ये अभाज्य संख्या का है ना, जैसे में लिख लेना है। बात नहीं करिए, जो दिक्कत है पूछिए। इसको लिख लिए। अच्छा ये बताइए, ये लौसा निकाला गया कि मौसा निकाला गया? क्या निकाला गया है? लौसा। तो ऐसे व्यक्ति जो बताएंगे कि नहीं गलत आप बोल रहे, लौसा नहीं है, हाथ उठाइए। आप लोग 10वां पास करके आए ना? उसको आईएससी में पास करके आए नहीं? बड़ा अकड़ रहता है, नहीं होता है तनख्वाह के लिए बनी आईएससी। और उससे ज्यादा भी जानते किसमें अकड़ होता है? उसके माँ बाप। पर लेकिन क्या करता है ये, कंपटीशन में आइए और चाहे जाइए, दोनों बराबर है, ए बराबर बी हो जाता है। आईएससी की हो चाहे आईए की हो। अब ऐसा होता है इसमें कि जो आईएससी किया है उसका ज्यादा नौकरी होता है, और जो आईए किया है उसका कम नौकरी होता है। नहीं, आईएससी की हो चाहे आईए की है, कोई मतलब ये नहीं लॉसा है और नहीं मौसा है। याद रखिएगा, लॉसा कम से कम दो संख्याओं का निकलता है। यहाँ दो संख्या है। मौसा कम से कम दो संख्याओं का निकलता है। अनुपात कम से कम दो संख्या का निकलता है। प्रतिशत कम से कम दो संख्या का निकलता है। ये तो छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे। हमने तो 10वां 2003 में पढ़ा था, 2004 में सेंटअप हुआ। ठीक है, तो हम तो मान लीजिए बुजुर्ग हो गए, भूल गए होंगे। आप लोग तो युवा है। तो यहाँ पर अब तो एज भी नहीं है, सब बाल दाढ़ी सब पक गया। अब एज भी नहीं है कि हम फार्म वरम करें, है ना? कुछ है यूपीएससी वगैरह, जीएस हमारा एकदम गोल है।
तो खाली क्वेश्चन याद है, आंसर याद नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत याद है जीएस आपको हम देंगे जो कंपटीशन में आता है। इतना एग्जाम में दिए हैं कि क्वेश्चन याद हो गया, लेकिन आज तक आंसर में नहीं याद। आंसर आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन हम बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं लौसा है और नहीं मौसा। कभी सुने एक संख्या का अनुपात? कैसा सुने कि 7 अनुपात? तो चुप हो गए, बोलो आगे का बस खत्म, 7 अनुपात। तो पागल हो जा रहे बोल, हाँ 7 अनुपात, कह के चुप हो गए। तो अनुपात कम से कम कितनी संख्या का होता है? 2 संख्या का। अधिक से अधिक अनंत संख्या का हो सकता है। प्लस अनंत मतलब बहुत सारा, अब अनंत मत लिख लीजिएगा नहीं तो पता चलेगा लिखते रह जाएगा। तो यहाँ भी कम से कम लसा कितना का निकलता है? 2। अधिक से अधिक 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना का निकालना निकालिए। मौसा भी कम से कम कितनी संख्या का निकलता है? 2 संख्या का। प्रतिशत भी कम से कम कितनी संख्या का निकलता है? 2 संख्या का। फिर ये क्या निकाला गया, इसका क्या नाम है? ना हरी का घटाव है ना, भाग है कि घटाव है। इसका नाम देखिए लिख लीजिएगा, ये अभाज्य गुणनखंड। क्या नाम है इसका? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। बात नहीं करिए, जो दिक्कत है हमसे पूछिए, आपस में बात नहीं। आपस में बतिएगा कम मंद बुद्धि को हो जाइएगा, न घर पे रहेंगे न घाट। कंपटीशन का मतलब यही होता है कि आप जानते हैं फिर भी उसको ध्यान से सुनिए। नहीं तो ऐसा कई दफा होगा कि आप एग्जाम देने जाइएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, बाहर निकलिएगा, है ना, वो आंसर आपको मालूम हो। तो पता है वो किसके साथ होता है? जो बहुत ज्यादा पढ़ता है और रिवीजन नहीं करता। और किसके साथ ये सब घटनाएं नहीं होती हैं? जो एक ही चीज को कम पढ़े लेकिन एक ही चीज को बार बार पढ़ेगा, तो एकदम 100% सही करके आएगा और उसका रिजल्ट भी हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला गया है, अभाज्य गुणनखंड निकाला गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 को ऐसे लिखे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 8 को मैंने ये लिखा 1, 2, 4, 8, ये क्या है कोई बताएंगे? ये 8 का क्या है? देखिए ये क्या है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, ये गुणनखंड है, अर्थात ये सारे के सारे फैक्टर है। और ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, जो अभी ऊपर में मैंने लिखा है। और जैसे मान लीजिए 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, डॉट डॉट डॉट, ये सारा का सारा क्या लिखा गया? हाथ उठाइए, कितने लोग बताएंगे? 1, 10, ऐसे नहीं बोलना, आप बताएं, है ना, फिर साथ उठाइए, बोलिए। गुणांक, गुणांक नहीं, गुणांक बोलते, क्या बोलेंगे? गुणांक, गुणज, अपवर्ग, मल्टीपल। तो यहाँ पर ये तीनों लिख लीजिए, ये चारों लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, ये चारों का अलग अलग नाम, मतलब तीनों का अलग अलग नाम है। बात नहीं करिए, आपस में बात नहीं करिए। किनारे में नोट कर लीजिएगा। आप लोग लौसा मौसा का नाम सुने हैं? लौसा मौसा, यही सब कंपटीशन में आता है, समझ गए? लड़का क्या सोचता है कि वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन आएगा, इंजीनियर वाला आएगा, डॉक्टर वाला आएगा। बेचारा पढ़ता है वैज्ञानिक वाला, इंजीनियर वाला, आ जाके, है ना, कख आता याद नहीं होता। बहुत सारे लोगों से पूछिएगा कख बीच में भुला जाए। आप लोग बात मत करिए, क्या दिक्कत है बोलिए? कोई बात नहीं कर रहे, अगर दिक्कत है तो आप घर भी जा सकते, कोई समस्या नहीं। हमसे जितना बतियाना है बतिए, ठीक। जो भी है जवाब सामने वाले को देना चाहिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी औकात नहीं है कंपटीशन निकालने। जैसे बहुत सारा बच्चा होता है बना लेता है, लेकिन वो बतावे क्या, एग्जाम में जाता है उसको पता चल जाता है कि क्या उसके अंदर कमी, उसके अंदर डर रहेगा कि जो बनाए हैं वो सही भी हो सकता है और गलत भी। वैसे बच्चे कभी जवाब नहीं देना चाहते, ठीक है। क्या होता है, कभी गलत हो जाएगा तो फोकस पानी का हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। नहीं हो जाएगा कि इतना भाषण दे बलस रे, आधा गलती बोले, आधा सही बोले।
तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जवाब क्या करते हैं, अगल बगल में दे लो, अच्छा कॉपी में दे लो, क्या कि इज्जत बना रहे। आप जिसको नौकरी लेना है एकदम निर्भीक होकर जवाब दीजिए, आपके अंदर से जो डर है वो खत्म हो जाए। तो लौसा मौसा का नाम सुने हैं? कितने लोग सुने, हाथ उठाइए। बस 3 4 5। चलिए आप बताइए लौसा का पूरा नाम क्या होगा हिंदी में? इंग्लिश में भी बोलिएगा तो इंग्लिश में भी बोल देंगे, ऐसे जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे दिक्कत होगा तो बोलिएगा, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा। सब हिंदी मीडियम है, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड नहीं है कोई? तो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे तो उनको इंग्लिश में मैं बोल दूंगा। बोलिए लौसा का पूरा नाम। हाँ हिंदी में, इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए उधर कौन हाथ उठाए? आप। अच्छा चलिए आप बताइए लौसा का पूरा नाम। अच्छा एलसीएम, चलिए कोई बात नहीं, एलसीएम का पूरा नाम बता दीजिए। चलिए आप बताइए लौसा का पूरा नाम। खाली सुने हैं लौ स, सुन ले खाली यहाँ कंपटीशन में सुनने का मतलब जानते क्या होता है? जानकारी होना है। अभी नहीं, हम भी सुने कि हमारा नाम वरुण है, अब वरुण प्रधानमंत्री बन गया, सुने। तो सुनने से क्या होता है, बोले नहीं ना। कंपटीशन में सुनने का मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक? तभी हाथ उठाइए। अब हम पूछ देंगे कि राष्ट्रपति का नाम सुने हैं, तो सुने का मतलब ही ना हाँ सुन ले, नहीं जानकारी होना चाहिए। आप जैसे इंटरव्यू में जाइएगा आपसे ऐसे ही पूछेगा, बस पूछेगा कि नाम सुने तो हाँ तो बताइए जब सुने। तो देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लौसा और मौसा का जब पूरा नाम पूछा जाएगा, लौसा और मौसा का पूरा नाम पूछा जाएगा तो जानते कैसे बताता है? लौ का तो सब बताएगा, लौ भूतम, सब सुनो, अच्छा का पूरा नाम पूछेगा तो म का सब बताएगा ना, महत्तम, आज सब आएगा सब। क्या कर रहा है? वो एमबीबीएस डॉक्टर है, देखते हैं जाके बीच में देखिएगा, मैंने इतना लिखता है अच्छा कि मतलब आपको स्पेलिंग समझ में आ जाएगा। उधर सासाराम में एमबीबीएस देखिएगा, एमएस देखिएगा, ऐसा लिखे तो बस है ना, बाकी पहला अक्षर लिखता है, बाकी सब है ना जीटी रोड बना देता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको ज्ञान के अभाव में इस तरह से लपेट दे रहे हैं। लौ का तो सब लोग नाम बता देता है, लघुत्तम, ठीक है, और म का भी नाम बता देता है, महत्तम। इसको अधिकतम भी बोलते हैं, इसको न्यूनतम भी बोलते हैं, लेकिन स में जाके लटपटा जाता है। देखिएगा स का क्या नाम है? सामर्थ्य, यह है, यह कौन है? और यहाँ स का पूरा नाम होता है समावर्तक, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। और यही बच्चा से पूछिएगा ऐसे बोलेगा गौतम सुनो सर, मतलब सुनो, अब उसको खुद मालूम नहीं है कि यह आपको में क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए एक रेलवे के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, सुन लीजिएगा, अभी कथक में पढ़ाऊंगा। 8 और 12 का जीसीडी ज्ञात करें, बनाइए तो जीसीडी ज्ञात करें, ऐसी आया था रेलवे के एग्जाम में। रेलवे के लड़का बड़ी चुनाता है, कहता है इंग्लिश हमारा ना आवेला, ना आवेला तो बनाओ ले। ये रेलवे के एग्जाम में है, कितने लोग बना सकते हैं हाथ उठाइए। अच्छा कितने लोग क्वेश्चन समझ गए क्या कह रहा है? तेज बोलिए। यहाँ 8 और 12 का जीसीडी ज्ञात करें, जीसीडी मतलब होता है मौसम। अब बना लेंगे कि नहीं, तुरंत बन जाए। तो यहाँ पर देखिए मौसम का क्या क्या नाम होता है? एससीएफ होता है, जीसीएफ होता है, जीसीडी होता है, ठीक है। एलसीएम का क्या नाम होता है, सॉरी लसा का क्या नाम होता है इंग्लिश में? एलसीएम। एल का मतलब क्या होता है? लोएस्ट। सी का मतलब कॉमन। एम का मतलब मल्टीपल। यहां देखिए एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। सी का मतलब कॉमन। एफ का मतलब फैक्टर। जी का मतलब ग्रेटेस्ट। सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, है ना। यहाँ जी का मतलब ग्रेटेस्ट, सी का मतलब कॉमन, डी का मतलब डिवाइजर।
तो यहाँ पर ये आप लोगों को नाम याद रखना है। देखिए इसमें क्या शब्द आया, एक एम शब्द आया है एलसीएम में, मल्टीपल शब्द आया है, और एचसीएफ में क्या आया है, फैक्टर आया है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी से भाज्य और अभाज्य का जो हमने परिभाषा लिखवाया है वो आपको मैं समझाऊंगा। समझ में आया? कंपटीशन इतना आसान नहीं है। देखिएगा रोड पे गली में खूब लड़का भांजता है, हई बाहू बा, है ना, पटना में बढ़िया पढ़ाई वाला, दिल्ली में पढ़ाई वाला, मंगल ग्रह में बढ़िया पढ़ाई वाला। अब पता चला कि गांव में रह के सीजीएल निकाल लिए। एक मेरा दोस्त है, सोनापट्टी में रहता है, ठीक है, कहीं कोचिंग नहीं किया, एक है ना, क्या पता है क्या बना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जो कि यहाँ के लड़के ऑडिटर बन जाते हैं, टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं, टैक्स असिस्टेंट सीजीएल का सबसे छोटा नौकरी है। एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो है ना 4 फीट जमीन छोड़ के उड़ने लगते हैं। और वो मतलब बहुत अपने आप को वैज्ञानिक समझता है। मैं इलाहाबाद में कोचिंग करता था, मेरे बगल में एक्साइज इंस्पेक्टर बैठता था, पढ़ता था। हमारे बैच में करीब 760 बच्चे थे। तो मैंने जनबे करते हैं बिहारी, जान पहचान बढ़ाने में आगे, तो हम भी सोचे भाई इससे जान पहचान बढ़ा ले। बोले भाई क्या कर ला, जॉब कर ला, सरकारी की प्राइवेट सरकारी। तब कौन कहा सीजीएल में, मैंने मजाक करता हूँ मैं सीजीएल बड़ा कोचिंग करता हूँ, तो एक्साइज इंस्पेक्टर बस। और जब हमनी के बिहार में तो ग्रुप डी बन जाला सन तो अपना के डीएम समझेला सन एक्साइज इंस्पेक्टर होगा। तो हम बोले फिर क्यों आए हैं, ताकि प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के लिए, एग्जामिनर के लिए, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए। आप ये सब पद भी नहीं सुने होंगे। सीजीएल का नाम सुने, सीजीएल, सीजीएल धीरे धीरे सुनेंगे, अब इस दुनिया में आ गया तो बहुत कुछ सुनेंगे आप। तो देखिएगा भांजने वाले लड़के खूब मिलते हैं। उसकी औकात कहां पता चलेगा, 2 जगह, एक क्लास में और दूसरा कोई सरकारी एग्जाम दे के आएगा, और जहिया रिजल्ट आता है तहिया उसकी औकात पता चलता है ना। तो ऐसे बतिया लीजिएगा, बस न्यूटन के हम भी पैदा कर रहे तो बतिए ज्यादा वो करे के बताइए कि बेटा देख 3 गो नियम होला, तब तो उन्हीं आके बताइएगा। मतलब क्या अपने आप को दर्शाएगा कि न्यूटन के हम बात हो, ऐसे बतिया था। तो अगर औकात देखनी है ना किसी का, तो 2 जगह औकात दिखाई देता है, एक कंपटीशन के क्लास में और दूसरा सरकारी नौकरी का जब रिजल्ट आता है एग्जाम देने के बाद बच्चा का, उस समय देखिएगा एकदम ऐसे ना, तो ऐसे इतना भांजी ना, अरे बाप रे, उससे लगेगा कि बाप रे बुरी बड़ी तेज हो पढ़ने में। तो वैसे भांजने वाले लड़कों से डरना नहीं, अपना देखना है, आप पढ़िए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि भाई देखो इतना तेज बा, इतना सुंदर बा, गोर बा, रिजल्ट नहीं अच्छा होता हमारा आई हो कि यहाँ सुंदर आ गोर से आ भांजने वाले से नहीं मतलब। बस आप निरंतर पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पता चलेगा कि भांजते रह जाएगा रोड पर इधर उधर, फिर आगे चलेगा सब नौकरी सेटिंग पर होता जाना कि हमारे पापा खेत ना बेचलो, नहीं से उसे शुरू में कहेगा कि सासाराम में पढ़ाई ना होला, पटना भेजा, पटना भेज दिए, फिर क्या कहेगा, वहां खूब रहेगा अपना, जो भी उनको निकम्मा है पढ़ने वाला है नहीं। फिर उधर से आएगा, तुझे जानता हो हम पटना में नीतीश के बगल में डेरा ले लेते, सब जानते नहीं, सब सेटिंग पर होता। कहते निकाली में होला 1 बीघा बेच दो, बेच देता तो हमारा हो ना जेठ नौकरिया। अगर मान लीजिए ईमानदार बाप है, सीधा साधा है, तो तो चुपचाप रह जाए, का पूरा से लागे। अगर तनी टेढ़ बात होगा तो मारेगा खींच के पट्टी के नीचे, ससुरा ढेड़ी फलानवा कल का सासाराम में जाकर रह के नौकरी कर लगा, पटना में जीव का विदेश जाइए। तो आप भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चलो छोड़ो जाने दो, बड़ा हो जाएगा सुधर जाएगा। तो आप लोग भी वैसा करते हैं ना, मत करिएगा, है ना। पढ़ने वाले भी ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं, चलिएगा तो मैं घर पे भेंट करा दूंगा, जो कहीं भी कोचिंग नहीं किए हैं और बेचारे आज के डेट में बढ़िया नौकरी कर रहे हैं। हाँ, अब पूछेगा कि तुम्हारा काहे नहीं लगा, तो हमारे अंदर कोई ना कोई कमी था तभी नहीं लगा। और इंडिया में टीचर कौन बनता है, जो फेलियर होता है। विदेश में कौन टीचर बनता है, जो ब्रिलियंट होता है। तो आप हमारे नियम कोचिंग खोलना चाहते हैं कि नौकरी करना चाहते हैं, तब कोचिंग खोलना है तो हमारा नियम कमजोर बनिए। हेडिंग दीजिएगा, एक तरफ बड़ा सा पेज पर बना लीजिए,
एक तरफ गुणनखंड लिखिएगा और एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ गुणनखंड लिखिएगा और दूसरे दूसरे तरफ क्या लिखना है, गुणज लिखना है। ये चार्ट बना लीजिए। ये जानते हैं कहाँ काम करेगा, जब मैं लौसा मौसा पढ़ाऊंगा ना, ये सब काम करेगा। गुणनखंड, गुणज, भाज्य, अभाज्य, जितनी भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उस समय खड़ा करा करा के पूछूंगा, याद रखिए। तो ये सब आप लोगों को हमेशा पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाना है, कोचिंग आ गए, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, वो सब दूसरे जगह जाके पढ़े, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं तो कोचिंग छोड़ देंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक का गुणनखंड यानी फैक्टर कौन है, तो एक जिससे जिससे कटेगा ओ और एक का क्या होगा, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा, अपवर्तक होगा। एक बताइए किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक का गुणज कौन कौन है, तो एक जिसको जिसको काटेगा वो एक का गुणज है, मल्टीपल है, अपवर्त है, पढ़ा है, गुणांक। जैसे यहाँ एक किसको काटेगा, एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, छह को, सात को, आठ को, नौ को, 10 को, 11 को, यानी दुनिया के हर संख्या को क्या करता है, एक तृतीयांश विभाजित करता है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि दो का गुणनखंड यानी फैक्टर कौन कौन है, तो दो किससे किससे कटेगा, एक और दो से कटेगा, तो दो का फैक्टर हो जाएगा एक और दो। अब आपसे कोई पूछेगा दो का मल्टीपल क्या है, तो दो का मल्टीपल क्या होगा, दो जिसको जिसको काटेगा, अर्थात पहाड़ा लिख रहे हैं, दो का पहाड़ा लिखना है, जैसे एक का पहाड़ा लिखे, दो का पहाड़ा लिखेंगे, दो किसको काटेगा, दो को, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी इसका भी कोई अंत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा तीन का फैक्टर बताइए, तो तीन किससे किससे कटेगा, एक और तीन का मल्टीपल बताइए, तीन जिसको जिसको काटेगा वो मल्टीपल हो गया। तीन किसको काटेगा, तीन को, 6 को, 9 को, 12 को, है ना, 15 को। ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या खिलाएंगे वो गेम, कौन गेम, कौआ बकुलाऊ, गधा, देखिएगा सब गधा पूरा है, इसलिए ध्यान देना है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। आज के कुछ गार्जियन ऐसे भी हैं कि बच्चों को कहिए आओ उतरा के गेम खिलाओ, खेल नो डटी गेम, मारिए दूठा खींच के, ये आप तो पहले आप डटी दिखाओ, तुम्हें पहले पास हो ना। ये गेम नहीं है, ये पता है क्या है, ये बच्चे का आईक्यू पावर बढ़ेगा, उसको पकड़ने की क्षमता बढ़ेगा। जैसे कोई चीज समझा रहा है, पढ़ाई का चीज हो, बात या कोई भी चीज का बात हो, तो उसको समझने की क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा, पकड़ने की क्षमता बढ़ेगा। नहीं तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको आयोडीन की कमी होता है, आप उसको एक ही चीज आपको 5 बार समझाइएगा तो आप समझ में आता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं एक ही बार में समझ जाते हैं, तो हमारे अंदर आयोडीन की कमी होता है, बहुत सारी विटामिन न्यूट्रिएंट्स या किसी चीज की कमी होता है, जिसकी वजह से ये समस्याएं होती हैं। और ये कोई बड़ा चीज नहीं है, आप इसको दूर भी कर सकते हैं, आप मेहनत करते, आप चाहे तो आगे धीरे धीरे मेहनत करते करते उस चीज को आप एक बार में भी समझ सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा रोग नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 4 का फैक्टर कौन कौन होगा, तो 4 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से और 4। 4 का मल्टीपल कौन कौन होगा, यानी 4 का गुणज कौन कौन होगा, तो 4 जिसको जिसको काटेगा, है ना, इसका भी कोई अंत नहीं है, अनंत तक है। 5 का अगर कोई, है ना, गुणनखंड पूछेगा तो 5 किससे कटेगा, एक और 5 से। 5 का मल्टीपल कौन कौन होगा, 5, 10, 15, यानी जिसको जिसको ये काटेगा। 6 का फैक्टर, तो 6 जिससे जिससे कटेगा, 6 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और, देख रहे ये निश्चित है, फिक्स है, लेकिन ये मल्टीपल फिक्स नहीं है। 6 का मल्टीपल क्या होगा, गुणज क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, इसका भी कोई अंत नहीं है।
सात का फैक्टर, सात किससे किससे कटेगा, एक और सात से। सात का मल्टीपल, सात जिसको जिसको काटेगा, सात, 14, 21, 28, है ना, 35, ये सात के गुणज हो गए। आठ के फैक्टर कौन कौन होंगे जी, आठ जिससे जिससे कटेगा, एक से, दो से, चार से और आठ से। आठ का मल्टीपल 8, 16, 24, 32, डॉट डॉट इनफिनाइट। नौ का फैक्टर कौन कौन होगा, तो नौ जिससे जिससे कटेगा, एक से, तीन से, नौ से, है ना। नौ का मल्टीपल कौन कौन होगा, 9, 18, 27, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी कोई अंत नहीं है। 10 का मल्टी फैक्टर कौन कौन होगा, 10 जिससे जिससे कटेगा, किससे कटेगा, एक से, दो से, तीन से, तीन से नहीं कटेगा, पांच से, 10 से, 20 से नहीं कटेगा, अच्छा नहीं कटेगा। 10 का, है ना, मल्टीपल कौन होगा, गुणज। 10 का पहला 10, 10 दूना 20, 10 के 30, 10 चौका 40, इसका पहला का कोई अंत नहीं होता है, भले हम लोग 10 10 100 बोल देते हैं, आगे भी पहला का कोई अंत नहीं है। 11 का फैक्टर कौन कौन होगा, 11 किससे किससे कटेगा, एक और 11 का मल्टीपल, तो 11 जिसको जिसको काटेगा, 11 काटेगा, 22 काटेगा, 33 काटेगा। इसको लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से चार्ट बनाइए। समझ गए सभी लोग, मल्टीपल और फैक्टर समझ गए। हूँ चाहे तू बोलिए ना, हाँ कहिएगा तब ना आगे पूछेंगे, ना कहिएगा तो नहीं पूछेंगे। क्या चमक रहा है क्या, मतलब फास्ट हाथ चलाइए, ठीक है। अभी नहीं कि एक और वो देख रहे हैं, एक है फिर डैश दे लेगा, फिर एक लिख लेगा, फिर कॉमा दे लेगा, ये सब नहीं देखना चाहिए। बस एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, उसके बाद लिखिए फटाफट, हाथ चलाइए। कंपटीशन का कभी एग्जाम दीजिएगा, अगल बगल झांकिएगा और देखिएगा कितना फास्ट हाथ चलाता है सब बच्चा, उतना हमें फास्ट बनना होगा। देखिए कल संडे है ना, कल रविवार है, कल क्लास बंद रहेगा आप लोग का, ठीक है। आगे जब पुराने हो जाएंगे, 3 4 महीना पुराने, तो फिर संडे का भी क्लास आप लोग का चलने लगेगा। अभी आप नए हैं, ज्यादा दिमाग को प्रेशर देने पर दिक्कत हो जाएगा, गोली मतलब कंपटीशन कंपटीशन पे पहले धीरे धीरे आपको लत लगाना है ना पढ़ाई का, और जब धीरे धीरे लत लग जाएगा तो फिर स्पीड में हम लोग चलेंगे। लिखिए, लिख लिए। देखिए जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखवाए हैं, इसी से हमने परिभाषा लिखवाया है। जो भाज्य और अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखवाया है ना, इसी चार्ट से हमने परिभाषा लिखवाया, डिफिनेशन लिखवाया है, ठीक है। सभी लोग फैक्टर और मल्टीपल समझ गए, गुणनखंड और गुण समझ गए। तो एक बार मैं लास्ट चीज बता दे रहा हूं, गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे कटेगा, गुणज का मतलब जिसको जिसको, समझ गए सभी लोग। तो चलिए आप बताइए, 36 का 6 गुणज है कि नहीं, आप बताइए 36 का 6 गुणज है कि नहीं, आप बताइए 36 का 6 गुणज है कि नहीं, नहीं हाँ या ना में जवाब। चलिए आप बताइए 36 का 6 गुणज है कि नहीं, आप बताइए 36 का 6 गुणज है कि नहीं, चलिए पीछे आप बताइए 36 का 6 गुणज है कि नहीं, चलिए आप बताइए 36 का 6 गुणज है कि नहीं, आप नहीं करिए आप, चलिए इधर देखिए, चलिए इधर देखिए, नीचे मत मेरे तरफ देखिए,
36 का 6 गुणज है कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए। चलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं है, क्यों नहीं है? चलिए मतलब तो क्या दिक्कत क्या है? चलिए आप बोले हैं कि 36 का 6 गुणज नहीं, आप बोले हैं पीछे, यहाँ बोले हैं कि ना बोले? हाँ बोले, अच्छा आप ना बोले, काहे ना बोले? मात्र 2 लोग सही जवाब दिए, बाकी सब गलत। हम बताए ना कि सरकारी नौकरी इतना हल्का नहीं है, बस इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, क ख ग अंग, अंग तक पढ़ लिए नौकरी लग गए। अब आप कहारा तरफ चले जा रहे हैं, कहां से नौकरी होगा? अभी खिला दिए ना, कौआ उड़, बकुला उड़, गधा उड़, गधा उड़ा दिए ना, अरे गधे ने उड़ाए हैं, 2 लोग को छोड़ के, है ना, गधे ने उड़ाए हैं। बड़ा कंपटीशन टेढ़ा चीज है, आसान है, लेकिन अगर इससे बढ़िया से इज्जत से पेश आइएगा ना तो इज्जत से पेश आएगा। अगर इससे आप 1 कदम पीछे हटिएगा तो आपसे 10 कदम पीछे हटेगा। अगर आप 1 बार टेढ़ी दिखाइएगा तो 10 बार टेढ़ी दिखाएगा। क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट कर लिए सभी लोग? कर लिए ना? देखिए यही सब आता है। अभी 7 तारीख को आईबी का एग्जाम होने वाला है, आईबीपीएस बैंक क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। उसमें 35 को क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट समय रहेगा। 35 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का, बस पीटी में। उसके बाद मेंस होता है, बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो पीटी में 35 मैथ रहता है, 35 रीजनिंग रहता है, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, सॉरी मैथ और रीजनिंग को छोड़कर बाकी और कुछ नहीं रहता है पीटी में, बाकी मेंस में रहता है। पीटी में बहुत सारे बच्चे नहीं पास हो पाते। 35 मैथ में से जानते हैं 15 का रहता है, जोड़, घटाओ, गुणा, भागा, विभाषा का नियम, पहाड़ा, लड़का देख के खुश, इधर जोड़ घटा वाली बात। अब मन रीजनिंग बनाया और लास्ट में मैथ आता है और मन में उसके लड्डू फूटने लगता, नौकरी लाग गई, महिला के अब की बार साड़ी खत्म, पेमेंट मिल तो बना रहा है और जोड़ घटाओ देख के खुश। आज जैसी अभी 10 को मैथ बनाया, पहले सिनेमा बुक से बंद, देखने लगा, अरे तरवा का हिल गिरे, काहे बंद हो गिरे, का हो गए, कहाँ मिल क्वेश्चन कहाँ हो गधा तुम्हारे लिए उल। अब साधारण तरीके से जोड़ रहा है, साधारण तरीके से गुणा कर रहा है, भाग लगा रहा है, तो बनेगा 35 क्वेश्चन 20 मिनट में, आपको देंगे, बनाइएगा। साधारण जोड़ घटाव गुणा भागा से आप बनाइएगा, आपकी औकात है ही नहीं कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आप बना लेंगे, जब तक कि आप, हाँ इसमें कोई नवोदय नेत्रहाट की तैयारी किया है? नवोदय नेत्रहाट सैनिक स्कूल नाम सुने हैं? नवोदय स्कूल का, नेत्रहाट स्कूल का, ये तो सैनिक स्कूल का, फिर तो नमो नहीं जानता। जो नवोदय नेत्रहाट की तैयारी किया होगा सैनिक स्कूल का, उस बच्चे का मैथ रीजनिंग शुरू से ही स्ट्रॉन्ग होता है। सोचिए वो 6वां क्लास का एंट्रेंस का एग्जाम का तैयारी करता है ना, कब से करता है? 4 5वां क्लास से। अब मैथ जानते हैं पक्का किस क्लास का बनाता है? 9वां 10वां। जो नाम रहता है कि 6वां क्लास का एंट्रेंस का एग्जाम हो रहा है, लेकिन काम 10वां क्लास का होता है। नवोदय नेत्रहाट के बच्चों से कभी हाथ मत मिलाइए, बस ट्रेन में भेंट हो जाएगा, उसके सामने भांजिएगा मत, तो बड़ा बेइज्जत करेगा। आप एमटेक की हो, बीटेक, आईएससी बीएससी को गोली मारिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एमटेक का बीटेक आईएससी का बाप सब है ना जी, वो सबका कोनो औकाते नहीं। आईआईसी का क्या होगा? आप नवोदय नेत्रहाट सैनिक स्कूल का जो बच्चा होगा 8वां 9वां का, वो आपको कुछ नहीं समझता, 6वां का कुछ नहीं समझता। और छोड़िए ना, जो तैयारी करता है ना वो आपको हरा देगा, जो बढ़िया से। तो आप लोगों को कोई भी चीज पढ़ाई जाता है एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। हाँ पहले से आता है उससे नहीं मतलब है, पहले से आता है तो अब ये माइंड में रखिए कि पहले मैंने इसका जवाब है ना 48 सेकंड में दिया था, आज मैं इस क्वेश्चन का जवाब 20 सेकंड में दूंगा। फिर अगला बार वो क्वेश्चन आया तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ना अब की बार एक क्वेश्चन के 15 सेकंड में जवाब। वो लड़का क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। आप जो एक ही क्वेश्चन में खींच ले रहा हो, अभी परसों दिन खींच ले रहे एक आंसर दे रहे जान लो, आज फिर पूछ दे कतार खा गई। उसका क्या हो रहा है? उसी दिन वो एग्जाम से क्या हो गया, सरकारी नौकरी से छट गया, बाहर हो गया, वो कभी नहीं सक्सेस करेगा। आज जो लड़का ये दिमाग, अरे सर पूछे थे लेकिन उस समय हमने देरी से दिया था, आज हम इसको फास्ट दूंगा, सबसे पहले मैं जवाब दूंगा, उसका स्पीड अपने आप बूस्टअप करेगा।
जाएगा एग्जाम देने के लिए, वो 20 मिनट क्या 15 ही मिनट में 35 को क्वेश्चन बना के आए। और जो ये ख्याल रखता है कि काले पूछ ले रहे फिर आज नहीं पूछ गलत, तो उसको 35 क्वेश्चन 20 मिनट में कभी नहीं बनेगा। नहीं विश्वास है फार्म भर के देख लीजिएगा, 700-800 रुपया बर्बाद होगा, लेकिन कम से कम अपनी औकात तो देख लीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। कैसे हमें तैयारी करना है। सरकारी नौकरी में पढ़ाई की जरूरत नहीं है, सरकारी नौकरी में गाइड की जरूरत है। सही से आपको गाइड मिलेगा ना तभी जाकर नौकरी मिलेगा, न तो कितनों पढ़ लीजिएगा बढ़िया कोचिंग में ना बढ़िया टीचर, नौकरी नहीं लगने वाला। तो क्वेश्चन लिखिएगा, इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन लिखेंगे 36 का 6 गुणज है या नहीं। 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 2 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 6 क्वेश्चन और लिखवा है, याद है ना। 6 क्वेश्चन नहीं लिखवाया 10 से 20 के बीच में, तो याद दिलाइएगा मंडे को ये क्वेश्चन सारा और वो क्वेश्चन मंडे को हल करा दूंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 6 36 का गुणज है या नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 6, 36 का गुणज है या नहीं। 6, 36 का गुणज है या नहीं। 6, 36 का गुणज है या नहीं। हाथ उठाइए, कितने लोग जवाब देंगे इसका। हाथ उठाइए 1 2 3 4 5। चलिए आप बताइए, है आप बताइए, आप बताइए। और फंस गए ना। नहीं है। लिखिए 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 लिखिए, क्या लिखा आपने। 6, 36 का गुणज है या नहीं। चौथा 2 लाइन छोड़ दीजिए। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा 36, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे 36, 6 का गुणज है या नहीं। 36, 6 का गुणज है या नहीं। 36, 6 का गुणज है या नहीं। अब कंफ्यूजन शुरू हो गया ना, कंफ्यूजन होने लगा, लग रहा है कि एक के नियम सब क्वेश्चन में है। लिखिए अगला क्वेश्चन 2 लाइन छोड़ के, अगला चौथा लिखिएगा 6 का 36 गुणज है या नहीं। 6 का 36 गुणज है या नहीं। 6 का 36 गुणज है या नहीं। बताइए। अभी कख ग में दिमाग चकरिया गया है, क ख ग भी नहीं पहुंचे हैं, और घ अंग तो अभी दूर। चलिए तो इधर आ जाइए थोड़ा सा, अब चैनल बदल लीजिए, है ना। जी न्यूज से अब आज तक पा जाइए। सुधीर, क्या नाम है उसका, सुधीर चौधरी, हाँ जो भी है। तो यहाँ पर देखिए हमने यही लिखवाया। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसको जिसको काटेगा। अब मल्टीपल का मतलब क्या होगा, जिससे जिससे सॉरी जिसको जिसको काटेगा। और जो भी है देखिए, फैक्टर का मतलब जिससे जिससे कटेगा। अब मल्टीपल का मतलब जिसको जिसको काटेगा। तो देखिए हमने यही से परिभाषा लिखवाया। अभाज्य संख्या का परिभाषा हमने क्या लिखवाया है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक मिनट, अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखा है ना, वहां एक चीज छूट गया है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में जो ऊपर में परिभाषा लिखा है ना, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो, ठीक है। और या फिर हमने कुछ लिखवाया था, अंत में लिख लीजिएगा। और फिर लिखवाया था वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, है ना, 2 से न अधिक न 2 से कम हो, वे अभाज्य संख्या कहलाती या कहा, है ना, कहा जाता है। ये नहीं लिखा है। वहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वहीं वे अंत में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, शर्त यह है कि वे एक से बड़ी हो। शर्त यह है कि वे एक से बड़ी हो। शर्त यह है कि वे एक से बड़ी हो। शर्त यह है कि वे एक से बड़ी हो। शर्त क्या है कि वो कितना से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। शर्त यह है कि वो एक से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए
एक जो है न ही भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। क्यों? क्योंकि नहीं भाज्य संख्या होता है, नहीं अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि हमने अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखवाया है कि एक है ना वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से न कटे। तो बताइए ये संख्या एक और स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन हमने शर्त में क्या लिखवाया है? एक से बड़ी होनी चाहिए। एक से बड़ी मतलब एक को छोड़ देना है। तो अब एक से बड़ा ले लीजिए, दो है। ये किससे किससे कट रहा है? एक और दो से। तो जो संख्या एक और दो के अलावा और किसी से नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है। क्यों? कौन? दो। ये क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कट रहा। तीन अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा और किसी से। ये चार अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य से कट रहा है। पांच अभाज्य संख्या है। देखिए ये ऐसा दे देता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रथम पांच ऋण संख्याओं का औसत निकालिए। अब ऋण जन्म नहीं करते, इसलिए हमने सारा नाम लिखवा दिया है। अभाज्य संख्या, ऋण संख्या और संयुक्त संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर, है ना। उन चारों को याद कर लीजिएगा, तीन को हिंदी में, एक को इंग्लिश में। तो पांच हम लोग का अभाज्य संख्या है, ऋण संख्या और संयुक्त संख्या प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कट रहा है। छह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरा पूरा कट रहा है। सात अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य से नहीं कट रहा है। आठ अभाज्य संख्या है? नहीं है। नौ अभाज्य संख्या है? नहीं है। कहा है कि एक और स्वयं के अलावा किससे कट रहा है? तीन से कट रहा है, इसलिए हम लोग का ये अभाज्य संख्या नहीं है। दस अभाज्य संख्या है? नहीं है। ग्यारह अभाज्य संख्या है? तो क्यों है? क्योंकि एक और स्वयं से अलावा और किसी से नहीं कट रहा है। हमने यही नहीं लिखा है कि परिभाषा में वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से न कटे। एक और हमने परिभाषा लिखवाया, पैराग्राफ चेंज करके, या फिर वैसी संख्या जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर न दो से अधिक हो न दो से कम हो, वो भी अभाज्य संख्या है। देखिए इसका फैक्टर कौन है? तीन गो, दो गो है, ये अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर न दो से अधिक है न दो से, इसका ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर दो से कम है। यही गुण है। और अभाज्य संख्या वही होगा, एक और हमने परिभाषा लिखवाया है, वही होगा जिसका फैक्टर न दो से अधिक हो न दो से कम हो। तीन का फैक्टर कौन गो है? दो गो है, ये अभाज्य संख्या है। पांच का फैक्टर, अच्छा चार का फैक्टर कौन गो है? तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए पांच का फैक्टर कौन गो है? दो गो है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पता करने का कौन गो तरीका चल गया? कौन गो तरीका हमें मालूम चल गया? दो गो तरीका मालूम चल गया। पहला कि एक और स्वयं से और किसी से नहीं कटना चाहिए, और दूसरा क्या तरीका है? उसका फैक्टर न दो से अधिक हो और न दो से कम। बताइए नौ अभाज्य संख्या है? नहीं। का है? क्योंकि इसका फैक्टर कौन गो है? तीन गो है। दो से ना अधिक होना चाहिए ना दो से कम। तो अभाज्य संख्या सभी लोग को समझ में आ गया जो मैंने कल लिखवाया था। दोनों परिभाषा नोट करके हमने लिखवाया है कि 1 से 50 के बीच में, ये यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पीटी में 2019 के पेपर जाकर होगा, देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा। 2019, 20, 21, 22 लगातार यहाँ 10 मैच आता है। 10 मैच में से कभी 9 गो मैच, कभी 8 गो मैच, कभी 7 गो मैच लड़ जाता है। जैसे आप पेपर मिलता है 2019 से पहले जो यहाँ पढ़ा होगा उसका नोट्स उठा लीजिएगा, नहीं तो मान लीजिए बाद में हम ऐसा भी हो सकता है लिखवा सकते हैं देख के, लेकिन 2019 से पहले बच्चे जो पढ़े हैं उनका नोट्स उठाइएगा, देखिएगा 10 गो मैथ आता है बीपीएससी में, उसमें से 9 गो 8 गो 7 गो लड़ जाता है ना। पुराने विद्यार्थियों का नोट्स उठा के देख लीजिएगा लड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर है ना हमने बतवाया, क्या बताया कि 1 से लेके 50 के बीच में, 1 से लेके 50 के बीच में कौन अभाज्य संख्या होता है? 15 गो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। 13 भी अभाज्य संख्या है। क्या है? क्योंकि 13 1 और 3 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो इस तरह से 1 से लेके 50 तक में कौन अभाज्य संख्या है? 15 गो। 50 से 100 के बीच में कौन है? 10 गो। 1 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा? 25 गो। तो ये याद कर लीजिएगा कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 100, 1 से 50, 50 से 100। फिर हमने बताया था नोट नंबर 4 में लिखवाया है, 3 में तो 4 में
4 में, नोट नंबर 4 में लिखवाया है कि दो सबसे छोटी और तथा सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। देखिए, अब 2 के बाद कोई भी सम संख्या होगा तो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए दो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। यही पहला और अंत अभाज्य संख्या है, जो कि सम संख्या है। उसके बाद हमने लिखवाया था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का परिभाषा लिखा है, दो ठो। पहला परिभाषा लिखवा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कटे। देखिए, अविभाज्य संख्या है, क्या है? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य से कट रहा है। अविभाज्य संख्या है, काहे भाज्य संख्या है? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य से ये कट रहा है। 2 और 3 से कट रहा है ना। ये 8 भाज्य संख्या है, क्या है? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कट रहा है। 9 भाज्य संख्या है, क्या है? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कट रहा है। विषम संख्या अलग होता है, अभाज्य संख्या अलग होता है। ये भाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है। 10 हम लोगों का क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 10 एक और स्वयं के अलावा और किससे कट रहा है? 2 और भाज्य संख्या। समझ में आ गया? किसको कहेंगे? तो जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी कटे। जैसे 12 भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य का है, क्योंकि 1 और 12 से तो कटने करेगा। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसलिए 12 भाज्य संख्या है। 14 15 काय भाज्य होगा? क्योंकि 15 1 और 15 से तो कटेगा, 3 और 5 से कटेगा ना। उसके बाद भाज्य संख्या समझ में आ गया? नोट करके लिखा है कि भाज्य संख्या सम और विषम भी हो सकता है। भाज्य संख्या में समो संख्या आता है और विषमो संख्या आता है। समझ में आया? तो इतना आपको मैंने लिखवाया था, समझा दिया। कुल मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया है। मंडे को याद मिलेगा 10 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। ठीक है? अच्छा।